हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की ओर से समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम नेता जो है वो मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर ये बैठक बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी शामिल है और उसके अलावा हरियाणा में जो 3 बड़े ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा, वो सभी जो ऑब्जर्वर हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भाट को बुलाया गया, लेकिन वो अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसीलिए समीक्षा बैठक जो है वो बुलाई गई है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो कुमारी सैलजा के दिल्ली आवास के बाहर है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। कुमारी सैलजा जो है वो इस वक्त यहाँ पर अपने दिल्ली आवास पे मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इस बैठक में एक बार फिर से बुलाया नहीं गया है और कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा का भी ये कहना है कि बैठक के बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई। और हालांकि इन तमाम जो नेता जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उन तमाम नेताओं को बुलाया गया है। राहुल गांधी खुद इस बैठक में शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की उपस्थिति जो है, उनका ना होना एक बड़ा जो है ये दिखा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव से पहले गुटबाजी थी, अंतर्कलह थी, वो आज भी बरकरार है। और इस बैठक में तमाम नेताओं की उपस्थिति है, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जो कि दिल्ली में ही मौजूद है, उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। हालांकि हमारे सूत्रों ने हमें दावा किया है कि बैठक के बारे में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को बताया तक नहीं गया है, बल्कि सैलजा गुट की ओर तमाम जो आरोप है वो ये लग रहे हैं कि हुड्डा काम की वजह से या हुड्डा की वजह से जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई है। तमाम हार होने के बाद जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ होगा। क्या कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति अपनाएगी और एक नए स्तर पे चीजों को बदलाव करने की कोशिश करेगी, या यही पैटर्न जो है वो कांग्रेस में चलता रहेगा? क्योंकि हरियाणा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता है, उन्होंने अपनी पार्टी पे सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। जैसे कि तारिक अनवर जो कि लोकसभा के सांसद है और बल्कि डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर है, उन्होंने कल जो है एक्स पे ट्वीट करते हुए अपनी पार्टी को घेरा और कहा कि पार्टी में अगर इस तरह की परंपरा चलती रही, यही चलता रहा, तो वो महाराष्ट्र और झारखंड भी हार जाएंगे। हरियाणा चुनाव की हार के बाद तमाम जो पार्टी के वर्कर और नेता हैं, वो अपनी ही पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी के भीतर कार्यशैली चलती आई है, जो गुटबाजी चलती आई है, उसके कारण हरियाणा चुनाव हार गए हैं। अगर ये गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो आने वाले जो राज्य में विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी कांग्रेस हार सकती है। ये कांग्रेस के नेताओं का ही खुद की पार्टी को लेकर कहना है। राजस्थान प्रदेश मुख्यतः अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी बड़ी मान्यता है और बहुत प्राचीन भी है, मगर मुख्यतः जो राजस्थान में मंदिर है वो या तो खुद विराजमान किए हुए हैं या तपस्वी स्थल वाले मंदिर हैं। उनमें से ही एक जो है कहे कि सामोद ग्राम में एक सामोद के पास में वीर हनुमान जी मंदिर है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ क्योंकि वीर हनुमान जी मंदिर है जो काफी पुराना मंदिर है और उसकी मान्यता काफी समय से है। इसके पहुंचने के लिए करीबन 1100 सीढ़ियों पर पहाड़ी पर चढ़कर 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और फिर जो है 6 फीट की विशाल भगवान वीर हनुमान की मूर्ति के जो है वो दर्शन होते हैं। मगर पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर बड़ी मान्यता देखने को मिल रही है। लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी नवरात्रि का पर्व है, तो नवरात्रि में ऐसे सभी लोग अपने देवी देवताओं के यहाँ पर ढोक खाने के लिए पहुँचते हैं। इसीलिए आज सामोद में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 6 फीट की विशाल यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति आपको दर्शन करने के लिए मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो राजधानी जयपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक सामोद के एक गांव में ये मंदिर स्थापित है, जो काफी प्राचीन है, काफी प्रचलित है और काफी फेमस भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने पहुँचता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना सारा फोकस उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर कर लिया है। जिस तरीके से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सीटों को लेकर के मंथन किया था कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट्स उतारे जाएं मैदान में, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सके। इसको लेकर के फाइनलाइजेशन हुआ।
साथ ही साथ एक एक सीट पर 3-3 नामों का पैनल बना। अब ये नाम जल्द ही दिल्ली भेजे जाएंगे और उम्मीद ये भी है कि जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास फोकस अखिलेश यादव की सीट करहल, अवधेश प्रसाद की सीट मिल्कीपुर के साथ समाजवादी पार्टी के गढ़ सीटों पर है, गढ़वाली सीटों पर, और साथ ही साथ करहल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खास प्लान भी तैयार किया है, जहां बीजेपी तेज प्रताप सिंह यादव के सामने समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति अनुजेश सिंह यादव को भी लड़ा सकती है। संध्या यादव मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और इसके अलावा जो नाम चर्चा में है उनमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल के साथ भारतीय जनता पार्टी नेता शिवम चौहान, अशोक चौहान और योगेश प्रताप सिंह बघेल के नाम की चर्चा है। करहल से किसी बड़े चेहरे का जो नाम है उसके साथ भी दांव आजमाया जा सकता है, जिसके लिए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं पूर्व सांसद संमित्रा मौर्य का नाम भी चर्चा में है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये भी देखा गया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, यानी कि जो रणनीति है, उसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहेगी और इस बार भी चाहेगी कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर गिरे। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं अजय जंडियाल। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, जिसमें 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, 6 सीटें कांग्रेस को मिली, बीजेपी को 29 सीटें मिली और 7 सीटें निर्दलियों के हाथ लगी। उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और आज बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विधायक दल की बैठक है वो हो गई है और उसमें उमर अब्दुल्ला जो है वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें चुन लिया गया है। मगर इसमें सबसे रोचक बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जम्मू प्रोविंस में अलायंस पार्टनर जो कांग्रेस है, उनके सारे के सारे बड़े नेता जो थे वो हार गए। इसीलिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जम्मू में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सकती है और खासतौर पे किन्हीं हिंदू चेहरों को उन्हें कैबिनेट में यानी कि मंत्रालय देने बड़े जरूरी हो जा रहे थे, क्योंकि जम्मू वर्सेस कश्मीर में जो मैंडेट मिला था उसे जस्टिफाई करने के लिए ऐसा जरूरी था। इसीलिए अब जो ताजा जानकारी है उसमें सतीश शर्मा जो कि विधानसभा छंब से चुने गए हैं, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के ही अपने एक साथी जो पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद है उनको हराया, उन्हें मंत्रालय मिल सकता है, इसकी हमें पुष्टि हुई है। जी हां, जो जानकारी है सतीश शर्मा की मुलाकात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ हुई, फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई कश्मीर में आज, और उन्हें यह कह दिया गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से जो सूत्र बता रहे हैं सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना को हराया है, उन्हें भी मंत्रालय मिलेगा। ये 2 चेहरे जो हैं वो अभी तक हिंदू जो है वो इसमें शामिल होंगे उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट में, जबकि एक और चेहरा अर्जुन सिंह, जिन्होंने रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीत हासिल की है, उन्हें भी मंत्रालय मिल सकता है, या फिर प्यारेलाल जिन्होंने इंदरवाल किश्तवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है वहां से जीत हासिल की है। ये समीकरण अभी तक बन रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता जिसमें जावेद राना शामिल हैं, जिसमें आपको बता दूं कि अली मोहम्मद सागर शामिल हैं, इसी तरह से बड़े नाम हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बड़े सीनियर लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको भी मंत्रालयों में रखा जा सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं अगले 2 दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर ये कहेंगे कि अलायंस पार्टनर जो हैं वो जाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी देंगे कि वो सरकार बनाने में सक्षम हैं, और उसके बाद जो डेट फाइनल होगी उसके अनुसार जो है वो
जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो बन जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती जो उमर अब्दुल्ला के लिए होगी वो ये कि उनके पास मंत्रिमंडल बहुत ज्यादा है, मगर यूनियन टेरिटरी होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 मंत्री ही बना सकते हैं। इसीलिए जो जीते तमाम खिलाड़ी हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जो कोरम होने वाला है जिसमें कांग्रेस के और इंडिपेंडेंट जो उनको समर्थन दे रहे हैं उनको शामिल कर दें, वो संख्या जो है लगभग 54 यानी 54 हो जाती है। तो ऐसे में सभी को कैसे खुश किया जाए, चाहे वो अलायंस पार्टनर की बात हो या फिर अपने बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात हो, ये उनके सामने बड़ी चुनौती आने वाली है। अब देखना होगा आगे ये कैसे और किस तरीके से गठबंधन चल पाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला के जो स्टेटमेंट हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर सरकार को चलाएंगे, वो अपने आप में एक इशारा कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे रही है सोचने का कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो करीबी है वो करीबी लंबे समय तक चलेगी या फिर कुछ और भी हो सकता है। नवरात्र का आज 8वां दिन है और अब लोग धीरे धीरे भक्ति के रंग में पूरी तरीके से सराबोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ आम लोग भक्ति के रस में अब डूबे नजर आ रहे हैं और पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, इसके अलावा जितने भी मंदिर की बात करें उन तमाम मंदिरों में माँ की पूजा अर्चना और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए माँ के भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अब इसका असर बिहार में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में भी देखने को मिल रहा है, जहां सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों पर ताला लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, सभी पार्टियों के कार्यालय पर ताला लगा दिया गया है। 3 दिनों की छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है और जिन पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालयों में नेताओं का हुजूम दिखता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखता है, उन कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन सबसे रोचक बात इसमें यह है कि भले ही पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यालय में ताला जड़ दिया गया हो, छुट्टी की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन क्या इन 2-3 दिनों में, इस नवरात्रि में, क्या नेताओं की जुबान पर भी ताला लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो प्रदेश में चल रहे हेल्थ केयर सिस्टम पर से भी आपका विश्वास डगमगा सकती है। वो डॉक्टर्स जिनको भगवान का अभिप्राय माना जाता है, जिसको ये समझा जाता है कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता उस वक्त डॉक्टर्स, ये हेल्थ केयर वर्कर्स भी हमें मौत के मुंह से बाहर लेकर आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में एक ऐसी चीज, एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये मामला है बागपत के एक अस्पताल से, जहां पर डेप्यूटी सीएमओ को एक ऐसा वायरस देने की कोशिश की गई, एक ऐसा बैक्टीरिया देने की कोशिश की गई जो सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को संक्रमित कर सकता था, और अगर ये संक्रमण फैल जाता तो हो सकता है उनकी या उनके परिवार में से किसी की मृत्यु भी हो सकती थी। ये बैक्टीरिया था टीबी का, और कोई साधारण टीबी नहीं, हाई ग्रेड टीबी के बैक्टीरिया को उनके खाने में मिलाने की एक साजिश रची गई। ये साजिश रचने वाले कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये वही लोग थे जो उस अस्पताल के कर्मचारी थे, जो कई सालों से उस अस्पताल में काम कर रहे थे, और उसी डेप्यूटी सीएमओ को उन्होंने ये बैक्टीरिया, ये वायरस देने की कोशिश करी, जो कई सालों से उस अस्पताल का डेप्यूटी सीएमओ है। ये जो पूरा मामला है ये है बागपत कोतवाली का। इस पूरे मामले में जब पुलिस से हमने बातचीत करने की कोशिश की है तो पुलिस ने कोई भी जवाब देने से फिलहाल मना कर दिया। आपको बता दें कि कई घंटे बीत चुके हैं, लगभग 3 दिन के आसपास इस पूरी वारदात को हो चुके हैं जब से ये एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक जो दोनों आरोपी थे वो दोनों फिलहाल पुलिस की पहुंच से बाहर है। आखिर वो लोग कहां हैं, ये बड़ा सवाल उठता है, और पुलिस आखिर क्या कर रही है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्योंकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि सीएमओ ने वो खाना नहीं खाया। बताया ये भी जा रहा है कि खाने में कुछ मिलाया ही नहीं गया था। उससे पहले ही उस व्यक्ति ने डेप्यूटी सीएमओ को सारी सच्चाई बता दी इस पूरे मामले की, और वो लोग इस पूरे घटनाक्रम से बच गए। लेकिन वो 2 लोग अभी भी फरार है। कहाँ हैं वो 2 लोग, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की पूरी साजिश है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तब पता चलेगा जब पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जब पूछताछ करेगी तभी आखिर पता चलेगा कि आखिर पूरी रंजिश ये क्यों रची गई थी, इसके पीछे का कारण क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, बागपत, यूपी। नहीं रहे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा। 10 अक्टूबर यानी कि गुरुवार की सुबह
लगातार सोशल मीडिया पर हर लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी वर्ग से हो या कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, हर कोई रतन टाटा के मौत को लेकर अफसोस जाहिर कर रहा है। हालांकि रतन टाटा किसी भी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन रतन टाटा की अपनी एक अलग शख्सियत थी जिसकी वजह से रतन टाटा को आज याद किया जा रहा है और पूरा देश आज रतन टाटा को लेकर गमगीन है। अगर हम यूं कहें कि रतन टाटा एक लौते ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी मौत के बाद सारा देश, यहां तक कि विदेश के लोग भी उनकी मौत के शोक को लेकर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। रतन टाटा भले ही देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, उनकी अपनी पहचान थी, लेकिन उनकी एक अलग खुद की पहचान थी, उनकी दरियादिली, या यूं कहें कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे खड़े रहते थे। ऐसे कई मामले हैं जो रतन टाटा से लेकर जुड़ा हुआ है। अगर कई ऐसी कहानियां हैं जो रतन टाटा की दरियादिली को दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसा ही एक मामला है मुंबई के ताज होटल के बाहर जो लवारिस कुत्ते होते हैं वो लगातार आकर ताज होटल के आसपास बैठे रहते थे, या यूं कहें कि वहीं पर हमेशा बैठे रहते थे, जिसको लेकर वहां के जो स्टाफ थे वो उन्हें मारकर भगा दिया करते थे। लेकिन जब ये बात रतन टाटा को पता चली तो रतन टाटा अपने स्टाफ को उन्होंने बोला कि ताज होटल के बाहर किसी भी तरीके के कोई भी लवारिस कुत्ते को कोई भी नहीं मारेगा, यहाँ तक कि कोई भी उसे या तो वहां से भगाएगा नहीं। और वहीं पर जो तमाम जो वहाँ पे कुत्ते थे उनको रतन टाटा के स्टाफ की तरफ से जो है वहाँ पे जो है खाना दिया जाने लगा और वहाँ पे कई लवारिस जो कुत्ते हैं वो वहाँ पर आकर बैठने लगे। साथ ही हम आपको बताएं कि रतन टाटा को लेकर भी जो एक एल्बम है या एक गाना कहें, वो भी रतन टाटा को लेकर एक गायक ने गाया, जिसमें रईस और अमीर का फर्क बताया है कि जो पुराने लोग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है, जिसको लेकर रतन टाटा का जिक्र किया गया था उस गाने में। और उस गाने का ये बोल था कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। यानी कि जो लोग बिल्कुल शांत और नरम दिल के होते हैं, जो वैसे अक्सर रईस होते हैं जो कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा की पैदाइश हुई थी और 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने हिंदुस्तान में अपनी आखिरी सांसें ली और उसके बाद हमेशा के लिए लोगों को अलविदा कहकर चले गए। रतन टाटा की दरियादिली और उनकी नेक दिली को लेकर आज हर कोई गमगीन है और हर कोई याद कर रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री ने भी रतन टाटा के मौत पर शोक जताया है।